बस्तर में बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहा सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा था, क्या बंद हो गया है? नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आप देख रहे हैं द लेंस की यह खास रिपोर्ट। इस ऑपरेशन के शुरू होने पर उच्च स्तरों से दावा किया गया था कि माओवादियों के टॉप कमांडर बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित करेगुट्टा की पहाड़ी पर इकट्ठा हैं और फोर्स ने उन्हें घेर लिया है। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना की फोर्स भी है। नक्सलियों के सफाये के लक्ष्य के साथ यह ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन अब करीब 10 दिनों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि बड़े माओवादी नेता जिनके उस पहाड़ी पर जमा होने की सूचना थी, क्या वो बच निकलने में कामयाब रहे? इस सूचना पर सवाल उठने का तो सवाल इसलिए भी खड़ा नहीं होता कि इस ऑपरेशन के दौरान ही माओवादियों की तरफ से एक नहीं अनेक बार शांति वार्ता के प्रस्ताव आते रहे। अतीत के अनुभवों के आधार पर माओवाद की राजनीति के प्रेक्षकों का भी यह मानना था कि जब जब वो कमजोर पड़ते हैं, घिरते हैं, तो वो वार्ता को एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते भी हैं। दक्षिण में सरकारों की तरफ से भी ऐसा हुआ जब फोर्स की कार्रवाइयों के कारण संघर्ष विराम टूटा हो। हकीकत यही है कि माओवादियों के साथ सरकारों को अब तक हुई वार्ताओं के अनुभव कभी परिणाममूलक नहीं रहे। वार्ता तो ही, पर कभी शांति नहीं हो पाई। दरअसल माओवादी यह मानते हैं कि सत्ता हासिल करने और व्यवस्था बदलने के उनके कथित लक्ष्य केवल हथियारों के दम पर हासिल हो सकते हैं। माओवादियों ने सरकार को शांति के प्रस्ताव तो भेजे, पर किसी प्रस्ताव में उन्होंने यह नहीं कहा कि वे हथियारबंद संघर्ष की अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं। वे संसदीय राजनीति की राह पर चलने को तैयार हैं, या वे भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने को तैयार हैं। सरकार और माओवादियों के बीच हिंसा में देश भर में खून बह रहा है, इसलिए शांति तो जरूरी है और इसके लिए वार्ताएं भी जरूरी है। लेकिन सरकार ने उचित ही यह महसूस किया कि वार्ता के ये प्रस्ताव स्थायी शांति या स्थायी समाधान की ओर नहीं पहुंचाएंगे। ऐसी हालत में सरकार और सुरक्षा बलों ने माओवाद से निपटने के लिए सैन्य समाधान को ही विकल्प माना। इस मामले में केंद्र और राज्य में सत्ता किसी की भी रही हो, भाजपा और कांग्रेस का स्टैंड भी एक ही रहा है। आज सवाल ताजा कथित सबसे बड़े ऑपरेशन की, जिसे फोर्स से ज्यादा मीडिया ने इस नाम के साथ उछाला। हालांकि फोर्स की ओर से बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने 24 अप्रैल को एक बयान में इतना जरूर कहा था कि यह निर्णायक ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह के दावे फोर्स की तरफ से नहीं आए। बीजेपी और सरकार के कुछ मंत्री विधायक इस दौरान जरूर मुखर थे, पर सबसे ज्यादा कोई बोल रहा था तो वो था लाशें और बम बारूद प्रिय मीडिया, जिसने इस दौरान बस्तर और आदिवासियों के शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, भूख, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मूल सवालों पर कम बात की। हर रोज फोर्स की संख्या और हथियारों की बात ही ज्यादा की। फोर्स ने पिछले दिनों सैन्य मोर्चे पर माओवाद को इतनी बुरी शिकस्त दी कि उसके घुटने टूटे नजर आए। यह सच है। यह भी सच है कि यह एक लंबी लड़ाई है, जिसमें किसी एक ऑपरेशन की सफलता या असफलता मायने नहीं रखती। पर एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि क्या करेगुट्टा की पहाड़ी से माओवादी नेता फोर्स की घेराबंदी के बीच ही निकल जाने में सफल रहे? यदि ऐसा हुआ तो कैसा हुआ? दूसरा सवाल यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद कि मार्च 2026 तक माओवाद का सफाया हो जाएगा, क्या प्रभावित राज्यों में समन्वय की कोई कमी है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जिस समय यह कथित सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, ठीक उसी समय कांग्रेस शासित तेलंगाना की ओर से शांति वार्ता के प्रस्ताव के पक्ष में आवाज उठने लगी थी। स्वयं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह मांग कर हलचल पैदा कर दी थी। यह दिलचस्प था, पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के भी विपरीत था। शांति वार्ता समिति के संयोजक जस्टिस चंद्र कुमार
प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर अनवर खान, दुर्गा प्रसाद, जपन्ना और रविचंद्र ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा था। यह दिलचस्प था, पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के विपरीत था। शांति वार्ता समिति के नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जो मुलाकात की, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दफ्तर से जारी हुई थी। इस विज्ञप्ति में साफ जिक्र किया गया था कि पूर्व नक्सलियों के साथ वार्ता का अनुभव वरिष्ठ नेता जाना रेड्डी के पास है। इस विषय पर जाना रेड्डी के सुझाव और सलाह ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। टीआरएस ने भी शांति प्रस्ताव का समर्थन किया। ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత పోతా ఉన్నారు. ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలం ఉన్నది కదా అని చంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్ వెంటనే ఆపేయండి. వాళ్ళని పిలిచి, ఆ నక్సలైట్లను పిలిచి డెమోక్రటిక్ స్పేస్ ఇచ్చి చర్చలు జరపండి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూడండి. అది కూడా నల్లనా తెల్లనా దేశం ముందరికి రాని. కానీ అట్లా కాదు, మొత్తం ఏరి పారెత్తాం, కోసి పారెత్తాం, నరికి పారెత్తాం అంటే మిలిటరీ ఉన్నది మీ దగ్గర కొడతారు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు. ఈ మాట ఢిల్లీకి ఉత్తరం పంపిద్దామా? మీరందరూ సపోర్ట్లు కొడితే తీర్మానంగా భావించి దాన్ని కేంద్రానికి పంపిద్దాం। इस मांग पर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, और ये हैं कौन बोलने वाले भी। और फर्क ये है कि जिस समय तक 400 अधिक, इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तब सुनने में आता था कि केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ लोगों की तरफ से स्थानीय बीजेपी को इस मामले में सरकार के खिलाफ न जाने की हिदायत थी। यह भी पता लगता था कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को इन दोनों ही राजनीतिक दलों का पूरा साथ था। सुनिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए, और बहुत लोग आए भी। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। नक्सली पहले भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें, संविधान पे विश्वास व्यक्त करेंगे तो हथियार को छोड़ना पड़ेगा, हथियार छोड़ेंगे तभी बातचीत हो सकती। बचत और किसी, अब इक्का दुक्का लोग, 2-4 लोग सरेंडर कर दें, वो अलग हिस्सा है, अलग बात है, लेकिन व्यापक रूप से करना है, एक टेबल में बात करना है, तो पहली बात तो है नक्सलियों को भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तेलंगाना से उठी शांति वार्ता की आवाजें उचित भी हों तो भी इशारा किस बात का कर रही हैं? हमने इस मामले में दक्षिण की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आकुला से बात की। सुनिए क्या कहते हैं दिनेश आकुला। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान कि उनकी सरकार नक्सलवादी को सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे के तौर पर देखती है और इसे कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मानती है,
इस मुद्दे के बाद एक बार फिर से उस बहस को जीवित कर देता है, जिसे कई दशकों से हाशिया पे डाल दिया गया है। और ये बयान जो है उन्होंने बीते रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों के एक समूह से बातचीत के दौरान दिया, जब उनसे छत्तीसगढ़ में चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। तब उन्होंने ये कहा। और रेवंत रेड्डी की टिप्पणी यूं तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की वैकल्पिक सोच को दर्शाती है, लेकिन इससे राजनीतिक और प्रशासनिक मायने दूरगामी हो सकते हैं। और ये संकेत है कि कांग्रेस शासित राज्यों में नक्सलवादियों को हिंसा की जगह असमानता और वंचना की दृष्टि से देखा जाएगा। इससे अलग उसी दिन शाम को हनमकोंडा, जो तेलंगाना में एक जगह है, वहां पर एक सार्वजनिक सभा में भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद ही रास्ता है और सरकार को नक्सलियों से बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि एक लोकतंत्र ढांचे में अपेक्षित है। केसीआर का यह रुख कोई नया नहीं है। वो पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में राज्य की भूमिका और केंद्र के कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, परंतु इस बार यह दो कांग्रेस नेताओं के बयान के साथ मिला है, जो इसे एक व्यापक राजनीतिक विमर्श का संकेत बना देता है। और इस पूरी बहस में एक सवाल छूट रहा है कि क्या वाकई कोई सरकार नक्सलवाद को केवल सामाजिक नजरिए से देख सकती है, जब देश के कई हिस्सों में सशस्त्र संघर्ष के रूप में मौजूद है, या फिर यह सामाजिक न्याय आज की विफलताओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसे बंदूक से नहीं बल्कि संवाद और समावेशन से हल किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों के बयानों में एक आम बात है, संवाद की वकालता। यह वही विचार है जो कभी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि केंद्र सरकारों में भी अपनाया है, लेकिन समय के साथ यह प्रयोग असफल या अधूरा साबित हुआ है। सवाल यह है कि क्या आज की सियासत उस पुराने प्रयोग को फिर से जीवित करने के लिए तैयार है। माओवाद की सफाई और ऐसे ऑपरेशंस के बीच एक सवाल अपनी धार खो बैठता है, और वो सवाल है बस्तर ही क्यों, मणिपुर भी क्यों नहीं। इस सवाल में ही बस्तर की अनमोल नैसर्गिक संपदा का महत्व और उसको पाने के इरादे भी दफन है। संसदीय लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और न ही उसे सही ठहराने की किसी भी कोशिश को जायज माना जाएगा। सरकार को यह संवैधानिक हक है कि ऐसी किसी भी हिंसा का मुकाबला वो संवैधानिक ताकत के साथ करे, लेकिन हर बार एक ही सवाल अनुत्तरित ही रह जाता है कि संविधान में बस्तर के वंचित आदिवासी की जगह कहाँ है। दोनों तरफ के धमाकों के बीच क्या उस आदिवासी के हक की आवाज दबी जा रही है? सोचिए, इस रिपोर्ट पर कमेंट भी कीजिए। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो और अगर आप इस तरह की खबरें और रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। भीड़ है इंसान गुम, शोर है आवाज को, सवाल ही सवाल हैं, जवाब को। जवाब है सच गुम। 2000 रुपए के हर एक नोट पर नैनो जीपीएस चिप। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस। इसलिए theLens.in है। सच साफ साफ देखते रहिए, पढ़ते रहिए।